सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लैम्डा होता है। इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है ये? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है। यूनिट क्या होता है इसका? इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर, एसआई यूनिट। ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, अगर इसको बताया था नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगर लेंथ L दिया है और टोटल चार्ज Q है, ये भी लेंथ L है, टोटल चार्ज Q, तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू Q बाई एल नॉट। लेकिन यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू Q बाई टोटल चार्ज Q है, मान लो L, ऐसा नहीं लिख सकते, बिकॉज लैम्डा इज वेरिएबल। ठीक है। दो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? dq लिख सकते हो आप, dq लिख सकते हो लैम्डा dx, और dq यहाँ पे भी लिख सकते हो लैम्डा dx। भाई कैसे dq पे लिख सकते हो? dq का रूल यहाँ भी चलेगा बहुत छोटे लेंथ के लिए, यहाँ भी चलेगा बहुत छोटे लेंथ के लिए, यहाँ भी चलेगा लैम्डा, लेकिन यहाँ वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ पे कैसे होगा? L लेंथ का चार्ज Q है, तो dq लेंथ का चार्ज कितना होगा? dx लेंथ का, तो लैम्डा dx। ये याद रखने वाली चीज़ है। मास में भी आपने पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास में, कि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लीनियर के बाद हम लोग बात करेंगे सरफेस की। सरफेस सिग्मा, सरफेस, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। जैसे मान लो एक शीट है, स्क्वायर प्लेट है, ये यहाँ पे ये स्क्वायर शीट है मान लो। टोटल चार्ज कितना है? Q है, तो इसमें सिग्मा लिखना होगा तो क्या लिखोगे? Q बाई ए स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर मान लो यहीं पे ऐसा रहता, तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए स्क्वायर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बिकॉज सिग्मा इज वेरिएबल। सिग्मा लिखने का तरीका अपने को क्लियर होगा। जैसे मान लो आपको मैं बोलूँ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल बोलें या फिर हॉलो स्फीयर बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। या थिन स्फीयर बोलें, या मैं बोल दूं थिन स्फीयर, ये सब एक ही मतलब है। इस सब का मतलब होता है कि वो वाला स्फीयर की बात हो रही है जिसमें अंदर मास नहीं है, केवल मास कहाँ पे है? सरफेस पे होता है, स्फेरिकल शेल टाइप का। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो उस पर अगर मैं बात करूँ तो पूरा सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे सिग्मा अगर मुझे लिखना होगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा? Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि मास या चार्ज जहाँ भी रहेगा सरफेस पे ही रहेगा। ठीक है। इसमें जैसे बहुत
आसान आसान एक आध दो क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मान लो आपको बोले कि दो स्फीयर है, या अगर मान लो आपको एक एग्जांपल मैं कराना चाहूँ इसी पे कि दो स्फीयर हैं ए बी, ए और बी, ए का रेडियस है आर, बी का रेडियस है 2r, ठीक है, बी का रेडियस है 2r, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है। फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बताओ इसका टोटल चार्ज दोनों का बराबर है, तो इसका चार्ज क्यू कैसे लिखोगे? क्यू लिखने का तरीका होता है सिग्मा 1, इसका मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका मान लो सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यही तो चार्ज होगा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है क्या, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू इक्वल टू ये लिख सकते हैं। और इधर भी इसका भी चार्ज टोटल लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, सिग्मा 2 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, ये पार्ट कट गया, देखो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 की वैल्यू आ गया 4 बाई 1, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो कर सकते हैं आप लोग। अगला टॉपिक होता है, अगला डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप हो सकता है वॉल्यूम। कैसा होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब। अच्छा, जैसे स्फीयर हम बात करें, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर नहीं, हॉलो स्फीयर में सरफेस होता है बस, और ये मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रो क्या होगा, कांस्टेंट। तो रो की वैल्यू लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में बिखरा पड़ा है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसी के बगल में अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे रो इक्वल टू क्यू बाई, अगर यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू है, इसमें भी टोटल चार्ज क्यू है, 4/3 पाई आर क्यूब लिखना ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे रो क्या होगा, वेरिएबल, तो वो रो दिया रहेगा आपको, आप अपने से नहीं लिखना है, ठीक है। ये क्लियर कट बात आपको समझ में आता है। अगर मैं बोलूँ कि ये वाली बात रो वाला क्लियर है, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं, चलो मुझे बताओ यहाँ से कि यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, एक रिलेशन तो होल्ड करेगा कि x पे जाके dx विड्थ का एक स्फेरिकल शेल ले लें, स्फेरिकल शेल जिसका विड्थ क्या है, dx। इस पे टोटल चार्ज अगर मुझे लिखना होगा तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, या फिर हम बोल दें स्मॉल r से लेके dr विड्थ है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी वो, तो अगर यहाँ पे वैलिड हो जाएगा तो ये जनरल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। अब
डी क्यू को देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बहुत स्टार लगा सको लगा दो, ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे चल के इसका यूज समझ में आएगा काफ़ी। अब आप खुद बताओ कि यहाँ से अगर आपका डेंसिटी कांस्टेंट हुआ, अगर रो कांस्टेंट है, तो टोटल इंटीग्रेशन के बाद टोटल चार्ज की वैल्यू कितना आ जाएगा? रो 4r² का इंटीग्रेशन 4/3 पाई r क्यूब डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि r² का इंटीग्रेशन r³ 0 से r तक इंटीग्रेट कर दे। अगर इफ रो क्या हुआ वेरिएबल, तो आप कुछ नहीं लिख सकते हो, आप टोटल इंटीग्रेशन में बस इंटीग्रेशन का साइन लगा के छोड़ दो। जब तक रो की वैल्यू नहीं पता होगा कि किस तरह डिपेंडेंट है वो, तब तक आप नहीं सॉल्व कर सकते। क्योंकि रो मान लो आर के टर्म्स में फंक्शन दिया हो, तो रो इक्वल टू r² है, तो ये आ जाएगा। अगर रो r³ है तो r⁵ हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन आपसे कहूँ मैं कि चलो दो स्फीयर है, ठीक है ना, ए और बी, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस 3r है, इसका भी डेंसिटी रो है, इसका भी डेंसिटी रो है। फाइंड QA/QB। तो QA/QB अगर देखो रो नहीं बोला जा रहा है तो जनरली हम उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो QA क्या होगा? QA क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई 2r का क्यूब। QB कितना हो जाएगा? रो 4/3 पाई 3r का क्यूब। हो गया, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? QA/QB की वैल्यू 8/27। आंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं टोटल, अगर रो कांस्टेंट है तब टोटल चार्ज बताना होगा तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। लेकिन अगर मैं अच्छा आपसे ये पूछूं कि ये देखो कुछ चार्ज इस प्रकार है, स्फेरिकल शेल ऐसा है कि मतलब चार्ज कुछ ऐसा है, ठीक है। इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है। तो चार्ज मतलब अंदर कैविटी में नहीं है, चार्ज केवल r से लेकर 2r तक बिखरा पड़ा है। और डेंसिटी रो जो है वो टोटल चार्ज मान लो Q दिया है, टोटल चार्ज Q दिया है। आपसे पूछ रहा है यूनिफॉर्म है, फाइंड रो। तो रो पूछ रहा है, तो रो कितना होगा जरा बताओ। तो भाई रो लिखने के लिए क्या होता है? रो का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये पूरा चार्ज Q0 कितने वॉल्यूम में बिखरा पड़ा है उसको डिवाइड कर दो। टोटल वॉल्यूम में से अगर मैं इतना वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूं, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। आ गया। अगर मुझे रो वगैरह कैलकुलेट करना हो। इसके कॉन्ट्रेरी अगर मैं मान लो यही क्वेश्चन होता उल्टा कि इसका रो दिया होता और चार्ज पूछता, तो इंटीग्रेट करते हैं। मान लो आपको रो दिया होता, आपसे क्वेश्चन होता फाइंड चार्ज, तब चार्ज कैसे बताते? चार्ज तो हम लोग पढ़े हैं कि इंटीग्रल रो 4/3 पाई r² dr। इस r को इस बार कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? r से लेके 2r तक, तब चार्ज आएगा। क्योंकि देखो 0 से लेके r तक तो 0 ही है, रो है ही नहीं है चार्ज, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो हम लोग कर ले जाएंगे, हमें विश्वास है। और
मान लो डेंसिटी, चलो एक और क्वेश्चन, बहुत सारे अनंत क्वेश्चन हो सकते हैं, अब कितना कराया जाए, कोई आपको समझ में आना चाहिए बस। भाई इसका डेंसिटी जो है वो दिया हो रो नॉट आर स्क्वायर, मतलब वेरिएबल है देखो, और रेडियस जो है वो आर है, फाइंड क्यू। तो डी क्यू लिखना तो हम लोग जानते हैं, उसमें तो कोई कष्ट ही नहीं है। डी क्यू होता है रो 4πr² dr। रो की वैल्यू दिया हुआ है रो नॉट 4πr², ये दिया है, r² ऑलरेडी है तो r⁴ dr। तो डी क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रो नॉट, अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्यू कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो रो नॉट 4π तो कॉमन आ जाएगा, r² 4 का इंटीग्रेशन 5/5 r⁵5/5 आ जाएगा। बस ये आंसर आ गया। इसमें डेंसिटी रेडियस के साथ वेरी कर रहा है। रेडियस के साथ तात्पर्य यह होता है कि अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं वेरिएशन का, तो डेंसिटी जैसे आर बढ़ने के साथ डेंसिटी बढ़ रहा है, आर बढ़ने के साथ डेंसिटी बढ़ रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि सेंटर के पास डेंसिटी एकदम कम है, 0 है, सेंटर से दूर जैसे जाते जा रहे हैं। तो अब जैसे इसका एक्चुअल डायग्राम अगर साइड व्यू बनाना चाहूँ मैं फील करने के लिए, तो सेंटर के पास 0 है, जैसे डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, साइड में जाओगे तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा दूर जा रहे हो उतना डेंस है, और पास में आओगे रेडियस और कम करोगे तो थोड़ा सा कम होगा, और पास में आओगे तो और कम होगा, सेंटर पे नहीं होगा। देखो ये रेडियली वेरी कर रहा है, और दूर जाओगे तो बहुत डेंस होता जाएगा। इसका मतलब ये है रेडियस वेरी कर रहा है तो डेंसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है। इसका तात्पर्य इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं बोलूं कि एक न्यूक्लियस है, एक एटम है, मान लो एक एटम ए है, बीच में न्यूक्लियस होता है, तो पता होता है बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है, ठीक है। उसके बाद चार्ज नेगेटिव होता है। तो चलो एटम के न्यूक्लियस की ही बात करूं मैं, तो चार्ज डेंसिटी की बात मैं करूं तो क्या चार्ज डेंसिटी इसका न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा होता है, उसका घटने लगता है चार्ज, रेडियस से बाहर जाओ, और मान लो इसका मैं एटॉमिक नंबर Z बोल दूं, तो इसका लैम्डा, तो सॉरी इसका रो, तो रो 4πr² dr, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जेड तो आएगा। टोटल चार्ज तो जेड होता है, एटॉमिक नंबर अगर जेड दिया है तो जेड ई क्या होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज, ये इंटीग्रेशन। अब ये रो अगर आपको गिवन हो जाए तो आ जाएगा, कुछ पूछो तो, ठीक है। कल के दिन ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो कर लेंगे हम लोग। तो थोड़ा बेसिक आइडिया आज हम लोगों ने किया क्या, कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ये दिया जाए, अब जितने 1-2 क्वेश्चन जो भी कराऊंगा वो समझ लो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद भी रखना है, वो रिजल्ट है। क्वेश्चन क्या है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे मान लो अब जो आएगा रिजल्ट उसको याद रखना है, खास करके नीट और जेई वाले एंड जेई।
और एक बात और भी बता दूं, अभी तक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितना हुआ वो नीट जेई बोर्ड तीनों के लिए था। अब अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ा वो भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए आते हैं। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली नीट और जेई के लिए है, वो बोर्ड में बहुत कम आता है, नहीं आता लगभग। ठीक है, तो और लेकिन नीट और जेई के लिए वो जो भी क्वेश्चन अब मैं 2-3 कराऊंगा वो सब स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखने हैं। वो क्वेश्चन नहीं है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, समझ लो एक तरीके का डेरिवेशन है जो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है आपको पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by point charge q naught due to linear charge लैम्डा। देखो हम लोगों ने अभी तक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स, कूलम्स फोर्स जो पढ़ा था, कूलम्स फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था 2 पॉइंट चार्ज का इंटरेक्शन था। कूलम्स फोर्स क्या था? 2 पॉइंट चार्ज का इंटरेक्शन। अच्छा, चार्जेस पॉइंट चार्ज का इंटरेक्शन पढ़ लिया। अब तो यार ऐसा भी तो हो सकता है लाइन चार्ज हो और पॉइंट चार्ज उसका इंटरेक्शन, इस सरफेस चार्ज लाइन चार्ज का इंटरेक्शन तो किसी के साथ हो सकता है। तो अब इस टाइप के हम डिस्ट्रीब्यूटेड का इसके साथ फोर्स कितना लगेगा, तो समझो जैसे मान लो एक रॉड है, यहाँ से कुछ दूर पर d दूरी पर और एक पॉइंट चार्ज है Q नॉट। ये रॉड है लेंथ L का, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। ठीक है, आपको इस रॉड का की वजह से इस पर फोर्स बताना है, या फिर बोले तो एक्शन रिएक्शन होता है, इसकी वजह से इस पर बताना है, दोनों ही बात कर सकते हो। तो चलो यार, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या करें। अगर आप सोच रहे होंगे टोटल चार्ज इसका कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगा लैम्डा L, तो फोर्स लिख देंगे Q नॉट लैम्डा L बाई डी स्क्वायर। तो ये तो गलत होगा, बिल्कुल गलत है ऐसा सोचना। कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, अच्छा कुछ लोग इस तरह सोच रहे होंगे सर कि एक काम किया जाए कि इस पूरे चार्ज को इसके सेंटर पे रख दिया जाए। तो सेंटर पे रख दिया जाए, तो सेंटर ऑफ चार्ज COM जैसे होता है C हो जाएगा सेंटर ऑफ चार्ज का यहाँ से दूरी हो जाएगा L/2 + d, ये Q नॉट से। और तब हम इस तरह से फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, तब फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q नॉट लैम्डा L अपॉन d + L/2 का होल स्क्वायर। कुछ अच्छे स्मार्ट बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे। ठीक, तो मैं बताऊं तो ये भी गलत है। ऐसा भी सेंटर ऑफ चार्ज नामक कुछ होता नहीं है। सेंटर ऑफ मास तो होता है, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज टाइप का कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, ऐसे गलती कभी मत करिएगा। तो सर अब ये भी गलत, तो किया जाए। देखो एक बात समझो, आपको कुछ बातें समझ में आनी चाहिए कि फोर्स जो हम लोगों ने पढ़ा है, एक Q1 है एक Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन R है, तो फोर्स पढ़ा है Q1 Q2 बाई R²। ये फॉर्मूला ही पॉइंट चार्ज के लिए है। अप्लाई कर सकते हो फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। कूलम्स ने जो फॉर्मूला बताया वो पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला बताया है। इसमें ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो पॉइंट चार्ज है। तो इस वजह से आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ, अगर कुछ दिमाग में चल रहा हो कि इसको पॉइंट चार्ज में कैसे ब्रेक करें,
तब तो आप कर सकते हो। तो एक बात मुझे बताओ, इसको पॉइंट चार्ज में ब्रेक करने का मतलब एक पॉइंट पे सारा चार्ज आ जाए। पॉइंट किसे कहते हैं? जिसका डायमेंशन लगभग नेग्लिजिबल हो, साइज उसी एक जीरो विड्थ जीरो लेंथ के साइज में पूरा चार्ज रहे। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग को रॉड को अनंत टुकड़ों में काट दिया जाए, छोटे 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 पॉइंट में काट दिया जाए, और सारे पॉइंट पे जैसे ये छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे जो होगा, ये जो छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे होगा, छोटा सा टुकड़ा यहाँ 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 हर जगह जो होगा, सब पे फोर्स इधर ही लगेगा, सब जोड़ दो फोर्स, टोटल आ जाएगा। बिल्कुल सही दिमाग चल रहा है आपका। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसको अनंत टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। तो अनंत टुकड़ों में अगर काटने की बात हो रही है, जैसे छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, अनंत टुकड़े ऐसे, पॉइंट मास, अनंत पॉइंट मास। कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट चार्ज। हम छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट कर दिए, और ये क्या बन गया? बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अगर टूट गया है तो हम काट के अलग कर दिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब इस बात को अगर समझ में आ रहा है, इसके अनंत टुकड़ों में काट के अलग कर दो सर, ये अनंत टुकड़ों में। तो अनंत टुकड़ा क्यों कर रहा हूँ? तो कोई सोचेगा सर 100 टुकड़ा कर दिए, तो 100 में समस्या आ जाएगा एरर का, फिर से दोबारा एक रॉड बन जाएगा। वो रॉड नहीं बनाना है, ये छोटा सा लेंथ जो होगा वो रॉड कोई बोल सकता है। तो इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक कर दो। तो इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक करने का तरीका आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। डिफरेंशिएशन का मतलब पहले समझो, हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब होता है ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इंटीग्रेशन का बेसिक इंटरप्रिटेशन होता है, इंटीग्रेशन मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक इंटरप्रिटेशन अपने को समझ में आता है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इंटीग्रेशन मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हमें क्या करना है? इसको स्प्लिट करना है ना छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में। तो छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में अगर स्प्लिट कर दे, तो एक छोटा सा टुकड़ा, मैं बात करूं, अब समझिएगा, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से x दूरी पर एक छोटा टुकड़ा हमने अलग कर दिया। अब मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ इतना बड़ा, ये dx विड्थ का है, ठीक है। ये विड्थ कितना लिया? dx। dx क्या होता है आपको पता होता है? एलिमेंटल विड्थ, मतलब बहुत, dx आपको पता होता है वेरी इवन 10⁻⁻20 के ऑर्डर का, 10⁻⁻50 के ऑर्डर का मीटर। मैं मान लो 10⁻200 लाख कर दूँ लेंथ, तो वो तो लगभग पॉइंट चार्ज बन गया। तो ये एक पॉइंट चार्ज बन गया। इस पॉइंट चार्ज पे चार्ज कितना होगा? तो आप पहले तो लैम्डा पता है, आप dq लिखना जानते हो, लैम्डा dx। dq लिखना सबके लिए क्लियर रखो। लीनियर के लिए अगर है तो dq इक्वल टू लैम्डा dx, सरफेस वाला है तो dq इक्वल टू सिग्मा x, लीनियर है तो यहाँ एरिया लिखो dA, वॉल्यूम है तो dq इक्वल टू रो dv। dv क्या होता है? 4πr² dr। स्फीयर के लिए होता है, वो स्फेरिकल ही पढ़ना है पूरे 12th इंजीनियरिंग में सब जगह। अब आप बताओ,
अब इस टुकड़े की वजह से इस पे फोर्स जो बहुत छोटा सा फोर्स डीएफ लगेगा, वो क्या वहाँ पे ये पॉइंट चार्ज बन गया और पॉइंट बन गया। अब अप्लाई कर सकते हैं बिना कष्ट के साथ, लैम्डा डी एक्स अपॉन सेपरेशन एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो फोर्स कितना आ जाएगा, के क्यू लैम्डा, कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू है देखो d से लेके d प्लस एल तक। ये जो इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा 1/d माइनस 1/d प्लस एल। ये जो रिज़ल्ट आया है इसको रटना भी है और समझना भी है। ये रिज़ल्ट पूरी तरह से आपको रटा होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट की तरह भी याद रखिएगा हमेशा, पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, ये किस तरह, अगर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट आया तो उसको किस तरह पॉइंट में ब्रेक करना है, ठीक है, किस तरह उसको पॉइंट में ब्रेक करना है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं अब हम लोग। आपको मान लो यहीं पे एक क्वेश्चन मैं दे दूँ, एक एग्जांपल कराऊँ कि चलो ये एक यूनिफॉर्म चार्ज है लैम्डा का, यहाँ से 2L दूरी पर Q0 रखा है, बताओ फोर्स कितना होगा। तो फोर्स की वैल्यू बताओ कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, लैम्डा Q0 के लैम्डा Q0 1/d माइनस 1/d प्लस एल, बस हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे आया था, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके आया था, ठीक है। तो और वो भी किधर लगेगा, लेंथ के अलॉन्ग लगेगा। अगला एक टॉपिक, अगर मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन एंगुलर हुआ, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से सेम हम आपको पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू एंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू सेक्टर ऑफ रिंग। तो सेक्टर ऑफ रिंग जैसे मैं बोलूं तो एक आपको मैं बोल रहा हूं कि चलो एक ऐसा है कुछ, इसके सेंटर पर चार्ज रखा है, ध्यान रखिएगा ये सेंटर पे चार्ज रखा है Q0, और ये सेक्टर पर चार्ज कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, लैम्डा कूलम पर मीटर दिया है, ठीक है ना। इसका रेडियस r मान लो। अब आपको पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा इस पर फोर्स कितना लगेगा। ये सेक्टर का एंगल टोटल मान लो अल्फा है, ठीक है। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू सेक्टर ऑफ रिंग, ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है। तो फिर से बात आ गई, अब तो इसमें क्या करना चाहिए। तो एक बात तो दिमाग में हमेशा बैठा के चलना कि कूलम्स लॉ फोर्स जो पढ़े हो उसको अप्लाई करने के लिए पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना होगा। तो ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, ये तो है, इसको पॉइंट चार्ज बनाना होगा। तो आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे, हमें ऐसा उम्मीद है कि सेंटर ऑफ मास पढ़े होंगे। सेंटर ऑफ मास में रिंग का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना था तो आप लोगों ने कैसा लिया था, एलिमेंट लेने का तरीका क्या था, थीटा पे जाके डी थीटा का लिया था ना एलिमेंट। जैसे लीनियर कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता सर हम कैसा लिया करें,
पॉइंट एलिमेंट। तो एलिमेंट लेने का तरीका समझो। 1D में फॉर 1D अगर तो 1D में x पे जाके dx लेंगे अगर लीनियर है, अगर एंगुलर है तो थीटा पे जाके d थीटा का लो, ठीक है। 1D पे याद रखना ये करने का तरीका, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। 2D के लिए सरफेस लेंगे, 3D के लिए वॉल्यूम लेंगे, स्फीयर के लिए वॉल्यूम कैसा लेंगे, R पे जाके dr विड्थ का एक मतलब आपका शेल ले लेंगे, तो उसका विड्थ कुछ dr है और उसका सरफेस एरिया 4πr², तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4πr² dr, ठीक है। इस प्रॉब्लम को करने के लिए मुझे एलिमेंट में बदलना पड़ेगा। वो एलिमेंट क्यों बदलना है, क्योंकि उसको पॉइंट मास में बदलना है। तो ऐसा किया जाए कि मैं यहाँ पर इस अल्फ़ा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, α/2 और α/2, और यहाँ पे थीटा पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेते हैं। हम अलग से दिखा रहे हैं बड़ा सा, लेकिन है नहीं वो। ये एक हो गया और ये एक हो गया, ठीक है। ये स्ट्रिप का विड्थ मान लो d थीटा का है, तो देखो थीटा पे जाके d थीटा का एक विड्थ काट लिया। तो इस पर जो चार्ज होगा dq, वो चार्ज लैम्डा इंटू ये लेंथ हम लोग पढ़े हैं। आर्क लेंथ होता है, आर्क लेंथ क्या होता है थीटा इंटू रेडियस, तो रेडियस r है, ये थीटा मतलब d थीटा, r d थीटा, ये लेंथ कितना हो जाएगा r d थीटा। तो ये आ गया। अब ये पॉइंट चार्ज है, मैं बड़ा भले दिखाया हूँ, ये पॉइंट चार्ज बन गया। ये क्या है पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज इंटरेक्शन हम लोग पढ़े हैं। इस क्यू नोट को इधर लिख दे रहा हूँ मैं कि भाई ये तो कुछ आ जाएगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा dF जो फोर्स होगा वो फोर्स की वैल्यू कितना होगा Q0 r d थीटा अपॉन r², ये दूरी, ये कट जाएगा, dF जो आ जाएगा वो आ जाएगा Q0 बाई r, सॉरी ये चार्ज थोड़ा लैम्डा टाइम्स भी होगा, लैम्डा d थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया अगर बहुत आसानी से, थीटा का लिमिट कहाँ पे होगा इंटीग्रेशन का, 0 से α/2 इधर और 0 से -α/2 इधर। अगर इस सेंस में पॉजिटिव मानना है तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो फोर्स जो आ गया वो फोर्स को इंटीग्रेट कर दें तो टोटल फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रल Q0 लैम्डा बाई r d थीटा -α/2 से लेके α/2 तक। तो फोर्स जो आ जाएगा -α/2 से α/2 तक Q लैम्डा बाई r -α/2 से α/2 तक इंटीग्रेट कर दोगे तो हो जाएगा अल्फ़ा। तो यानी ये पार्ट आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो किया वो गलत है। अब जरा थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन पॉज करके सोचिएगा कैसे गलत है, क्या गलत है, उसके आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं आगे समझा रहा हूँ, खुद से सोचिएगा ज़रूर। गलत इसलिए है कि भाई मैं इस डायग्राम को थोड़ा इधर बना रहा हूँ, केवल इस पॉइंट चार्ज को। पॉइंट चार्ज जो Q0 है, इस पर इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से आपने फोर्स तो लगा दिया इधर,
अब जब इस एलिमेंट को आप इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा एक एलिमेंट इधर भी लोगे कभी ना कभी, ऐसा एलिमेंट आप इधर भी लोगे कभी न कभी, ऐसा एलिमेंट आप इधर भी लोगे कभी न कभी, ऐसा एलिमेंट आप इधर भी लोगे कभी न कभी, ऐसा एलिमेंट आप इधर भी लोगे कभी न कभी। ये पूरा अल्फा एंगल तक रहेगा, मतलब ये वर्टिकल से लेके जो वर्टिकल लाइन पे होगा इसके इधर जिस तरह होगा α/2 तक, इधर भी α/2 तक सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से फोर्स लगेंगे। क्या सबका डायरेक्शन अलग अलग आएगा? एक छोटा सा टुकड़ा इधर है उसकी वजह से इधर आएगा, एक छोटा सा टुकड़ा इधर लोगे तो इधर जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन भी मैटर करता है। आपने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया स्केलर बना के, तो इसलिए वो गलत रिजल्ट आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फोर्स अगर वेरिएबल आने लगे डायरेक्शन के साथ, पिछले प्रॉब्लम में एक आसान सी बात थी कि सारे टुकड़ों का जो पिछला प्रॉब्लम था उसमें रॉड ये था, ये पॉइंट चार्ज था, ये टुकड़े जितने भी थे सबकी वजह से फोर्स इधर ही था। तो एक डायरेक्शन था, तो इसलिए स्केलर की तरह डायरेक्ट इंटीग्रेट आपने कर दिया कोई बिना कष्ट के। यहाँ पे ऐसा आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, तो आपको सबसे प्रथम करना चाहिए यह है कि इसके पहले ही दो कंपोनेंट में तोड़ दें, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ये बोला जाएगा dfx df, चलो dfh हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दो में ब्रेक कर दिया, दो परपेंडिकुलर में। अब ये वाला जब आप खुद बताओ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आ जाएगा dfh जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, कि ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल देखो, ये अगर थीटा है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वो के क्यू λ/r साइन थीटा डी थीटा, और dfv क्या आ जाएगा, के क्यू λ/r कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो अपने को याद रखना है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करके बना रहा हूँ दोबारा से, अब इंटीग्रेट कर लें तो क्लियरली एक बात समझ में आ रहा होगा सबको कि सर ये जो इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हो इसमें एक चीज़ बहुत ऑब्वियस है कि इधर छोटा सा टुकड़ा रहेगा, इसकी वजह से इधर आ रहा है, तो इधर भी एक छोटा सा टुकड़ा रहेगा, इसकी वजह से इधर आएगा। तो दोनों का ऐसे पूरे में दो, मैं एक पेयर बना के दिखा रहा हूँ, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इधर भी एक पॉइंट होगा, सबके पेयर में इधर वाले तो कट जाएंगे। देखो पूरे जब इंटीग्रेट करोगे तो यानी ये वाला पार्ट तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि हर एक पेयर, जैसे अगर कोई सोचे कि ये तो एक ही पेयर है, तो इधर पास का एक पेयर जब आप इंटीग्रेट करते समय यहाँ पहुँचोगे तो इधर भी तो कभी न कभी आओगे, इसकी वजह से जो डायरेक्शन आप बनाओगे वैसा ही डायरेक्शन इधर भी बनाओगे। तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो भी देखो, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी dfh का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ dfh वो जीरो आना है। तो यानी fh पूरा क्या आएगा, जीरो। अब वो प्रूव भी कर सकते हैं, fh इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीग्रेशन का लिमिट, मैं एक बार डायग्राम को फिर से बनाऊं, अब एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है।
हम लोगों ने इसको अल्फ़ा बाई 2 बोला था, ये भी अल्फ़ा बाई 2, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया था। देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके अल्फ़ा बाई 2 तक और माइनस अल्फ़ा बाई 2 तक, मतलब माइनस अल्फ़ा बाई 2 से लेके अल्फ़ा बाई 2 तक, क्योंकि इधर सेंस पॉजिटिव ले रहे थे, इधर नेगेटिव लेना पड़ेगा। और के क्यू लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, एफ एच कितना आएगा, साइन थीटा का के क्यू लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2, ये देखो 0 आ जाएगा, आपको पता होगा। डी एफ वी अब कर लें, डी एफ वी का इंटीग्रेशन जब करने जाओगे तो पूरा पूरा जुड़ जाएगा, तो पूरा पूरा जुड़ जाएगा। एफ वी जो हो जाएगा इंटीग्रल माइनस अल्फ़ा बाई 2 से अल्फ़ा बाई 2 के क्यू लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, एफ वी जो हो जाएगा के क्यू लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 से अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, यानी ये आ जाएगा, लिमिट रखोगे तो 2 के क्यू लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2, महत्वपूर्ण ही नहीं, यद्यपि ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें कितने भी स्टार कितना भी हैशटैग बना सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये तो रहा डेरिवेशन का पार्ट। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, कभी भी सोचना कैसे है, उसको मैं समझा रहा हूँ। रटना है इसको पहले, उसके बाद समझना है किस डायरेक्शन में क्या लगेगा। देखो कभी भी आपको अगर ये दिया है आर्क और इसके सेंटर पर कोई चार्ज रखा हो Q, तो फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो ये पूरा एंगल बाइसेक्टर जो होगा, इधर अल्फ़ा बाई 2 पूरा एंगल अल्फ़ा है तो एंगल बाइसेक्टर अल्फ़ा बाई 2 से गुजरेगा, हमेशा इसी के अलोंग लगेगा फोर्स, याद रखिएगा। और वो भी फोर्स नेट फोर्स जो बना वही एक ही कंपोनेंट, एक तो 0 हो गया, वो बनेगा 2 के क्यू लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2, हाफ एंगल है, याद रखिएगा 2 के क्यू लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से तो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, ये रिजल्ट याद रखिएगा हमेशा, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक अब प्रॉब्लम करा दूं, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये बोर्ड के लिए थोड़ा कम आता है, नहीं आता लगभग। मान लो आपको पूछा जाए ऐसा दिया है, ये लैम्डा है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है Q0, फाइंड फोर्स ऑन Q0, बताओ Q0 पे कितना फोर्स लगेगा। तो अब तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट याद कर चुके हैं, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना तो ये पूरा 90 डिग्री बना रहा है, तो मतलब 45 डिग्री के लॉन्ग फोर्स लगेगा, ये 45 डिग्री के लॉन्ग। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 के Q0 लैम्डा बाई आर साइन 90 बाई 2 1/√2, यानी √2 टाइम्स के Q0 लैम्डा बाई आर। अच्छा इसके दोनों अगर इसको वेक्टर फॉर्म में, ये फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसके दो कंपोनेंट बना लो। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो √2 टाइम्स अगर ये फोर्स आ रहा है तो cos 45 1/√2, तो आ जाएगा के Q0 लैम्डा बाई आर माइनस आई कैप प्लस क्या, वो भी माइनस होगा, माइनस के Q0 लैम्डा बाई आर जे कैप। हो गया ये अब ऐसे प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें ज़्यादा कष्ट ही नहीं होगा आपको, बराबर कंपोनेंट वगैरह आप
करने को तो कुछ भी कर सकते हो। देखो ये देखो, इसी प्रॉब्लम को आप खूब बनाना चाहें ढंग से तो ये रेडियस r है, ये एक और ले लें, रेडियस 3r, एक और ले लें माइनस का रेडियस 2r। अब बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो एक एक करके देख ले। चलो हम इस पर फोर्स लिखना हो तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉइंट चार्ज को पहले इसकी वजह से बोलो। इसकी वजह से 45 डिग्री पे आएगा फोर्स, वो भी डायरेक्ट 45 डिग्री पे फोर्स आएगा, और वो भी इसकी वजह से कितना आएगा, इसकी वजह से हो जाएगा 2kq लैम्डा बाई r साइन 45 डिग्री। चलो अब इसकी वजह से बोलो, तो इधर 45 डिग्री पे जाएगा, तो इधर 45 डिग्री पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2kq लैम्डा बाई 3r इंटू 1/√2। इसकी वजह से इधर 45 नहीं जाएगा, इधर ही आएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो प्लस इसकी वजह से ब्लू कलर का जो ब्लैक है वो, सॉरी डॉट नेगेटिव है, उसकी वजह से जो हो जाएगा 2kq लैम्डा बाई 2r इंटू 1/√2। अब ये इधर कंपोनेंट है, अब इनको चाहो तो फर्दर कंपोनेंट में ब्रेक करके अब वेक्टर सॉल्विंग है दो फोर्स का, ठीक है। तो ऐसा पार्ट है कुछ DPP भी मैं दिया हूँ इस पे बेस्ड, उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। आज हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया।